हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं। अभी तक आप लोग जो है 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है? वृत्त, अर्थात जो है जिसे हम कहते हैं सर्कल। तो आज चैप्टर नंबर 10 में हम लोग जो है वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 10.1 आज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वृत्त के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो आप पिछली कक्षाओं में वृत्त के बारे में जानकारी ले चुके हैं, फिर भी जो है वृत्त के बारे में कुछ हम जो है आज आपको बता दे रहे हैं। तो देखते हैं जरा सा। देखिए, अगर इस तरह से हम एक वृत्त बना रहे हैं, ध्यान देंगे तो यह एक वृत्त है और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। इसे जो है O से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। ये वृत्त का केंद्र है और ये जो गोल घेरा आप देख रहे हैं, जो गोल घेरा है, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। ठीक। और हम देखते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडियस बोलते हैं। ठीक। तो हम देख रहे हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और ये वृत्त का केंद्र है। और जो है ये जो आप देख रहे हैं घेरा जो है, ये वृत्त की क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि है। अच्छा, जरा देखेंगे हम कि वृत्त के केंद्र से चाहे जहां हम परिधि को मिलाएं, यहां से यहां हम खींच सकते हैं, यहां से यहां, चाहे जिधर हम परिधि को मिलाएं, सब वृत्त की त्रिज्याएं होगी और सबका मान एक ही होगा। सबका मान एक ही होगा। सबका मान एक ही होगा। सब जो है वृत्त की क्या कहलाएंगी? त्रिज्या ही कहलाएंगी। ठीक ना? अर्थात जो है केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्याएं, जितनी भी त्रिज्याएं हैं, सब आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात हम परिधि को देखा जाए तो यह केंद्र से एक समान दूरी पर एक बिंदुओं का जो है संग्रह है। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर यही हम जो है यहां वृत्त को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को तक हम मिला दें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूरा मिला दें, हम देख रहे हैं ए बी, तो ये पूरा जो है वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। पूरे को हम देखेंगे, पूरा वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, क्योंकि यहां देख रहे हैं ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। अर्थात अगर दो त्रिज्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं डी बराबर आर गुणे 2। अर्थात व्यास हमारा जो है त्रिज्या का क्या होता है? दूना होता है। ठीक। अच्छा, जरा ध्यान देंगे, हम ये देख रहे हैं, इधर हम देखेंगे वृत्त से, यानी वृत्तों को जो है मिलाने वाली रेखा, वृत्तों को मिलाने वाली रेखा हम देख रहे हैं। अगर कोई रेखा मिला दे रही है इसे, तो इस रेखा को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और जीवा हम देखते हैं वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। यहां पे हम देख रहे हैं, देखिए एक भाग ऊपर वाला हो गया, एक भाग नीचे वाला हो गया। तो ये दो भाग देख रहे हैं, तो एक जो है प्रत्येक भाग को हम कहते हैं वृत्तखंड।
क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो इसमें हम देखते हैं कि एक भाग हमारा बड़ा है और एक भाग छोटा है। ऊपर वाला भाग बड़ा है तो ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा वाला भाग, छोटा ई जो है, छोटे वाले को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। अर्थात हम देख रहे हैं जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक, इस तरह से एक वृत्त में जो है बहुत सारी जीवाएं हम खींच सकते हैं। एक वृत्त में बहुत सारी इस तरह से जीवाएं खींच सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अगर इस तरह से हम खींचते जाएं तो अगर ये केंद्र से होकर जा रही है, ये तो हमारा हो गया व्यास। क्या हुआ? व्यास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि अगर इस तरह से फिर हम खींच रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो भी जीवा होगी हम देखेंगे व्यास से छोटी होगी। व्यास से क्या होगी? छोटी होगी। हम देख रहे हैं जो जीवा केंद्र से होकर जा रही है वह सबसे बड़ी है। उसके हम नीचे या उसके ऊपर कोई भी हम जो है जीवा खींच रहे हैं उससे क्या होती है? छोटी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हम ये देखेंगे कि जीवा तो जो है इसे दो बराबर दो भागों में बांट दी, दो भागों में। तो बड़े भाग को हम कह दिए, क्या कहे? दीर्घ वृत्तखंड। और छोटे भाग को क्या कहे? लघु वृत्तखंड। लेकिन हम देखते हैं व्यास जो है, जरा देखा जाए, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए प्रत्येक को हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जीवा जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जीवा वृत्त को कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। और हम ये देखते हैं कि व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जीवा जो है जो विभाजित करती है, इस तरह से दो भाग होते हैं। तो बड़े भाग को हम कहते हैं जो है दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड। लेकिन व्यास जब दो बराबर भागों में काटती है तो हम क्या कहेंगे? उसे प्रत्येक को हम कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अब हम वृत्तखंड देखते हैं। वृत्तखंड अगर देखा जाए किसे कहते हैं, तो वृत्तखंड हम देख रहे हैं कि जीवा और चाप द्वारा, किसी वृत्त के जीवा और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहे? वृत्तखंड। और जब बड़ा है तो उसे दीर्घ वृत्तखंड और छोटा है तो लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, जरा देखते हैं कि वृत्तखंड तो हुआ आपका। देखिए आगे जरा सा, अब यही हम देखेंगे। अगर त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र ले लें तभी से हम क्या कहेंगे? अभी जो है हम देख रहे थे वृत्त के जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को हम कह रहे थे वृत्तखंड। क्या कह रहे थे? वृत्तखंड। लेकिन वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप से जो घिरा क्षेत्र होगा इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे भाई? त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इस तरह से छोटा है तो जो है लघु त्रिज्यखंड, ऊपर वाले को हम जो है दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर क्या है? हम देखते हैं कि किसी वृत्त के किसी जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं, और किसी जो है वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अच्छा, चलिए आगे हम देखते हैं। अब यदि हमें, ध्यान दीजिए, एक वृत्त
एक वृत्त और कोई जो है मान लीजिए एक वृत्त हुआ, ठीक ना, वृत्त हुआ और हम कोई ले लें, कोई जो है एक रेखा ले लें, ठीक, कोई रेखा ले रहे हैं, मान लीजिए रेखा पी क्यू, पी क्यू। जरा ध्यान देंगे, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक रेखा पी क्यू है। अगर इस वृत्त और रेखा में अगर कोई संबंध हम देख रहे हैं, कुछ संबंध है, हम ये देख रहे हैं कि रेखा और वृत्तखंड, वृत्त में जो है कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जब इनके बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इस दशा में पी क्यू को हम क्या कहते हैं, इस दशा में पी क्यू को कहेंगे हम अप्रतिच्छेदी रेखा। यहां पे अगर पी क्यू के बारे में पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं पी क्यू अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस जो है इस चैप्टर में हम वृत्त और रेखा से संबंधित उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला कंडीशन हम ये देखते हैं कि यदि जो है कोई एक वृत्त है और उसके पास में कोई रेखा दी गई है, इन दोनों वृत्त और रेखाओं के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इस दशा में इसे हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी। पी क्यू क्या है, एक अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब पी क्यू और जो है इस वृत्त में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है। देखिए एक कंडीशन ऐसा आता है, हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे कि वृत्त जो है, रेखा वृत्त को, दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, रेखा जो है अगर इस तरह से रेखा जा रही है, पी क्यू कोई रेखा है और इसे मान लीजिए ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि यह रेखा जो है, रेखा पी क्यू वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ए और बी। कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा और जो है वृत्त के बीच कोई संबंध है। इस तरह से हम पी क्यू को क्या कहेंगे, पी क्यू को हम कहेंगे पी क्यू एक छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। ठीक, छेदक रेखा है क्योंकि P जो है वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदुओं प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए P क्यू क्या कहा जाएगी, कही जाएगी इसकी छेदक रेखा कही जाएगी। क्या कही जाएगी, छेदक रेखा कही जाएगी। ठीक ना, P क्यू जो है छेदक रेखा हो गई। अब आगे हम और देखते हैं, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पी क्यू जो है ये मान लीजिए यहां पे पी क्यू वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है। ठीक, हम देख रहे हैं पी क्यू जो है इस वृत्त को कहां कर रही है, एक बिंदु एम पर जो है वहां पे टच कर रही है। इस दशा में पी क्यू को क्या कहा जाएगा, पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है। जरा ध्यान देंगे, फिर अगर जो है किसी भी तल में एक वृत्त और एक रेखा दी गई हो तो यही तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए वृत्त और जो है रेखा दोनों अलग अलग हैं।
दोनों अलग अलग हैं तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इस दशा में पी क्यू को हम क्या कहेंगे? पी क्यू एक अप्रतिच्छेदी रेखा है। इसका मतलब वृत्त को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। दूसरा कंडीशन आता है कि एक वृत्त एक रेखा को जो है, अरे एक वृत्त को एक रेखा पी क्यू दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम देख रहे हैं पी क्यू जब वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रही है तो पी क्यू को क्या कहेंगे हम? पी क्यू एक छेदक रेखा कहलाती है। कैसी रेखा? छेदक रेखा कहलाती है, क्योंकि इसे जो है प्रतिच्छेद करके जा रही है। दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो है ये प्रतिच्छेद न करे, इसके ठीक बगल से इसे टच करते हुए जाए। तो हम देख रहे हैं पी क्यू वृत्त जो है, वृत्त को एक बिंदु यम से छूती हुई जा रही है। तो इस दशा में पी क्यू को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम लिखेंगे पी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक, चलिए अच्छा यहां तक जो है आप लोग क्लियर करिए और फिर हम देखते हैं आगे। देखिए अब हम देखते हैं यदि कोई वृत्त है, कोई वृत्त हमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम देख रहे हैं अगर हम चाहते हैं तो यहां से भी स्पर्श रेखा खींच दें हम। ठीक, यहां से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इधर से भी हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इधर से भी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इधर से भी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो हम देखते हैं एक वृत्त की जो है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और हम क्या देखेंगे? अगर जो है कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा दी गई है, मान लीजिए स्पर्श रेखा यहां दी गई है, वृत्त का केंद्र O है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हम देखते हैं यहां जो है स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो इसे भी आप लोगों को क्लियर कर लेना है। चलिए इतना आप लोग क्लियर करिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 10.1 की तरफ। ठीक, चलिए इतना नोट करिए आप लोग।